हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। जैसा कि दोस्तों हमारा न्यू बैच स्टार्ट हुआ था और इससे पिछली क्लास में हमने समास के बारे में कुछ उसके भाग हमने पढ़े हुए थे। ठीक है, फिर से उसे पुनः उसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप समास के बारे में देखिए कि सामान्य हिंदी में, ठीक है, समास होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होते हैं, इसके कितने भाग होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल जिन दोस्तों ने पहली क्लास ना देखी हो तो वो अब दूसरी क्लास यहाँ से देखें और समास के बारे में अगर कहीं से भी कुछ प्रश्न बनता है, अगर आता है परीक्षा प्रश्न पत्र में, तो आप उसे बनाने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए समास होता क्या है। ठीक है, जब भी, ठीक है, जब भी दो शब्दों के मेल से, ठीक है, जब भी दो शब्दों के मेल से क्या होता है, एक नवीन, ठीक है, एक नवीन क्या होता है, शब्द का निर्माण होता है। शब्द का क्या होता है, निर्माण होता है। तो वहां आप क्या कर सकते हैं, उसे समास कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हुआ समास। और ज़्यादातर दोस्तों को यहाँ दिक्कत होती है समास और संधि। ठीक है, तो संधि की जब क्लास हमारी चलेगी तो उसमें हम इसमें संधि की व्याख्या करेंगे परिभाषा के साथ। ठीक है, तो पहले यहाँ पे देखिए आप कि समास में क्या होता है। समास में दो शब्दों के मेल से एक नए शब्द का निर्माण होता है। ठीक है, और संधि में क्या होता है, संधि में दो वर्णों के मेल से, ठीक है, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, तो अगर कभी भी आपसे अगर परीक्षा प्रश्न पत्र में ये प्रश्न करता है कि समास किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं, तो हमें नहीं लगता है कि आप लोगों को कुछ भी परेशानी होगी। ठीक है, तो समास में क्या होता है, समास में दो शब्दों के मेल से जब एक नए शब्द का निर्माण होता है तो वहाँ क्या होता है, वहाँ समास होता है। ठीक है, और संधि में क्या होता है, संधि में दो वर्णों या व्यंजन, ठीक है, दो वर्णों या व्यंजन के मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने समास के कुछ भाग परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण के साथ किए हुए थे। ठीक है, तो फिर से पुनः उसे देखते हैं हम। पहला हमारा समास क्या था, उसमें पहला था हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, ठीक है, ये पहला आपका समास था, अव्ययी भाव समास। अब देखिए इसमें क्या था, इसमें हमने आपको बताया हुआ था कि यथा, ठीक है, यथा, प्र, ठीक है, प्रति, यानी कि इसमें बिल्कुल आप इतना बस ध्यान दीजिएगा कि इसमें जहां भी, ठीक है, उपसर्ग, ठीक है, जहां भी उस उपसर्ग जुड़ा रहे तो आप उसे क्या कह सकते हैं, उसे अव्ययी भाव समास कह सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यथा है तो यथा विधि, ठीक है, यानी कि इसका अगर समास विग्रह हम करते हैं तो क्या होगा, विधि के अनुसार। ठीक है, यथा विधि का अगर हम समास विग्रह करते हैं, बस यहाँ अव्ययी भाव समास में बस आप यहाँ केवल क्या देखना है आपको, अगर ऐसे शब्द दिए रहें जैसे यथा विधि दे दिया, ठीक है, तो यहाँ आप केवल इतना ही देखिएगा कि यहाँ पे क्या आपको देखना है कि केवल जहाँ भी उपसर्ग जुड़ा रहे तो आप उसे क्या कह सकते हैं, अव्ययी भाव समास। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा आजन्म, ठीक है, आजन्म। अब देखिए यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, ये उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो इसका क्या हो गया, समास विग्रह अगर करेंगे हम तो क्या हो गया, जन्म तक। ठीक है, बिल्कुल। अब दूसरा हमारा समास कौन सा था, दूसरा हमारा था
ये तो हमने देखा कि जहाँ भी उपसर्ग जुड़े रहते हैं, ठीक है, जहाँ भी आपके उपसर्ग जुड़े रहेंगे तो आप उसे क्या समझ सकते हैं, वो आप उसे समझ सकते हैं वो कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास, ठीक है। अब देखिए दूसरा हमारा क्या था, तत्पुरुष समास, ठीक है, तत्पुरुष समास। अब इसमें क्या था, इसकी पहचान हमने क्या बताया हुआ था ट्रिक के माध्यम से कि जब भी, ठीक है, जब भी का, की, के, ठीक है, का, की, के, को, ठीक है, जब भी ऐसे क्या होते हैं शब्द को अलग करने वाले, ठीक है, शब्द को अलग, ठीक है, शब्द को अलग करने वाले ऐसे शब्द दे देते हैं तो वहाँ क्या होता है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे दे देता है गगन चुंबी, ठीक है, गगन चुंबी। अब देखिए अगर इसका आप समास विग्रह अगर करते हैं तो इसका अगर आप समास विग्रह करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे अगर इसका समास विग्रह करते हैं तो क्या होगा, गगन को, ठीक है, चूमने वाली। अब देखिए यहाँ पे बीच में को आया हुआ है तो ऐसे ही शब्द आएंगे आपके सामने। तत्पुरुष समास जब भी बीच में का, की, के, को, ठीक है, ऐसे शब्द आते हैं, या फिर में, पर, से, ठीक है, या फिर यहाँ पे आप इसमें और जोड़ लीजिए में, पर, से, अगर ये शब्द अगर बीच में आते हैं समास विग्रह करने पे तो आप उसे क्या समझ सकते हैं, आप उसे समझ सकते हैं कि वो आपका क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। अब जैसे देखिए माल गोदाम, ठीक है, ये एक हमारा शब्द है। अगर आपसे परीक्षा प्रश्न पत्र में ये प्रश्न शब्द पूछता है कि माल गोदाम कौन सा समास है, तो आप इसे क्या सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखिए माल के लिए, ठीक है, गोदाम, यहाँ यानी यहाँ ये कह सकते हैं जहाँ पे भी अनाज या किसी भी सामान का क्या होता है, भंडारण होता है, किसी भी सामान का भंडारण होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम माल गोदाम, माल गोदाम कहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही आपके सामने तत्पुरुष समास में जब उसका समास विग्रह आप कीजिएगा तो आपको क्या मिलेंगे, का, की, के, ठीक है, में, पर, से ऐसे शब्द आएंगे जो दो खंड में, ठीक है, दो भाग में समास विग्रह करते हैं जब किसी भी शब्द का, तो वो दो भाग में शब्द क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अब यही भाव में हमने देखा कि वो वहाँ पे क्या होता है, उपसर्ग जुड़ता है, ठीक है। और तत्पुरुष में क्या था, तत्पुरुष में था हमारा कि का, को, की, के, से, में, पर, ये सभी शब्द जो इसमें लगे रहते हैं तो ये क्या होते हैं, आपके तत्पुरुष समास होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम कर्मधारय समास, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्लास को। कर्मधारय समास, ठीक है, क्योंकि समास के कितने भाग हैं, 6 भाग हैं। कौन कौन से, ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पत्र में ये प्रश्न करता है कि समास के कितने भाग होते हैं, तो समास के कितने भाग होते हैं, 6 भाग होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसा कि हमने बताया कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास में क्या है, शब्द, ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें शब्द के दूसरे पद की क्या होती है, विशेषता बताई जाती है। इसमें क्या होता है, शब्द के, ठीक है, शब्द के दूसरे पद की, ठीक है, दूसरे पद की विशेषता क्या होती है, बताई जाती है। या फिर आपसे ये भी प्रश्न कर सकता है प्रश्न पत्र में कि किस समास में दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है, ठीक है। तो ट्रिक के साथ साथ आप लोग इसकी परिभाषा भी, ठीक है, देखते रहिएगा।
तो कर्मधारय समास में क्या होता है कि शब्द के दूसरे पद की क्या होती है, विशेषता बताई जाती है। अब देखिए विशेषता कैसे इसमें बताई जाती है, जैसे आप इसको देख सकते हैं कि कैसे लगाकर, ठीक है, किसी भी शब्द में, ठीक है, कैसे लगाकर देख सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक दो शब्द हम देखते हैं। जैसे कि आपके सामने शब्द है, अगर कभी भी किसी शब्द में अगर कैसे लगा करके आप देखेंगे तो आपको वो शब्द के बारे में मालूम चल जाएगा। ठीक है, केवल उस शब्द के बारे में, जैसे आप किसी से कुछ भी प्रश्न करते हैं तो वैसे ही उसमें कैसे लगा करके देखिएगा तो आपको समास के बारे में मालूम चल जाएगा कि वो कौन सा समास है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे शब्द दिया मृग नयन। अब देखिए, अब यहाँ पे मृग नयन, अब देखिए इसमें कितना पद बन रहा है। पहला पद ये आपका है मृग और दूसरा क्या है, नयन। ठीक है, पहला पद आपका बना क्या, मृग और दूसरा नयन। अब देखिए यहाँ जब हमने आपको दिया कि शब्द के दूसरे पद की क्या होती है, यहाँ पे शब्द के दूसरे पद की, ठीक है, विशेषता बताई जाती है। तो विशेषता इसमें किसकी बताई जा रही है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे शब्द दिया आपको मृग नयन, तो मृग नयन में देखिए यहाँ पे जब भी, ठीक है, जब भी ऐसे शब्द दिए हों तो आप इसमें केवल कैसे लगा करके, ठीक है, इसकी पहचान कर सकते हैं। अब देखिए इसमें दूसरा पद हमारा क्या है, दूसरा पद हमारा क्या है इसमें, नयन। ठीक है, दूसरा पद है हमारा नयन। ठीक है, दूसरा पद है हमारा नयन। अब नयन जब दूसरा पद हो रहा है तो नयन दूसरा पद किसके समान है। ठीक है, सबसे पहले तो यही प्रश्न बनता है कि मृग नयन, तो नयन मतलब क्या होता है, आँख होता है। ठीक है, ये इसका अर्थ क्या होता है, आँख होता है। ठीक है, तो दूसरे पद की क्या होती है, इसमें विशेषता बताई जाती है। जैसा कि परिभाषा में हमने बताया कि दूसरे पद की क्या होती है, विशेषता बताई जाती है। शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताई जा रही है। तो मृग नयन में, ठीक है, मृग नयन में दूसरा पद आपका क्या है, नयन है। तो नयन, ठीक है, किसके समान है, मृग के समान। ठीक है, दूसरा पद जब यहाँ पे मालूम चला तो किसके समान है, मृग के समान। ठीक है, तो मृग के समान क्या है, नयन है। तो यहाँ पे क्या होगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास। अब देखिए जैसे कि आपके सामने देता है, एक और शब्द देता है, ठीक है, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। तो जब भी शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है या आप उसे जो है कैसे लगा करके देख सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ आपका कर्मधारय समास होगा। ठीक है, एक दो और शब्द उसमें हम देखते हैं। जैसे हो गया महात्मा। ठीक है, महात्मा। अब इसका अगर आप समास विग्रह करते हैं, ठीक है, जैसे आपके प्रश्न पत्र में ये प्रश्न शब्द देता है कि महात्मा में कौन सा समास है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप शब्द के दूसरे पद की क्या करेंगे, विशेषता को ढूंढेंगे। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या है, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे महान, ठीक है, महान है क्या, आत्मा, जो, उसे क्या कहते हैं, उसे महात्मा कहते हैं। ठीक है, महान है जो आत्मा, आत्मा जो, तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे, जैसे बोलते हैं ना महात्मा गांधी। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। ठीक है, चलिए एक दो और शब्द देखते हैं इसमें हम। जैसे आपके सामने दे देता है नीलांबर। ठीक है, नीलांबर।
अब देखिए इसमें दूसरे, यहाँ नीला अलग हो गया, ठीक है। प्रथम पद क्या हुआ हमारा, नीला हो गया, और दूसरा पद क्या हो गया, अंबर हो गया, ठीक है। दूसरा पद क्या हो गया हमारा, दूसरा पद हमारा क्या हो गया, अंबर हो गया, ठीक है। तो नीलांबर का अगर आप समास विग्रह करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, नीला है अंबर जो, ठीक है। नीला है अंबर, नीला है अंबर जो, ठीक है। तो यहाँ पे शब्द के दूसरे पद की क्या होती है, विशेषता बताई जाती है। वहाँ क्या होता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है, ठीक है। चलिए दूसरा समास देखते हैं हम। बिल्कुल जितने भी समास कराए जा रहे हैं उससे संबंधित प्रश्न बनते हैं, तो ट्रिक के साथ साथ आप लोग, ठीक है, ट्रिक के साथ साथ आप लोग क्या करेंगे, उसकी परिभाषा, एक एक समास की परिभाषा भी अच्छे से देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे परीक्षा प्रश्न पत्र में आते हैं कि किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, किस समास में जो है केवल एक पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। तो कर्मधारय हमने देखा, व्ययी भाव समास, कर्मधारय बहु कर्मधारय समास, ठीक है। अब हम देखते हैं तत्पुरुष समास देखा हमने, अब हम देखते हैं चौथा कौन सा है हमारा, द्विगु समास, ठीक है। द्विगु समास। अब देखिए द्विगु समास में हमने आपको ट्रिक पिछली क्लास में दिया हुआ था, ठीक है। अगर आपको परिभाषा ना भी याद रहे तो आप ट्रिक के माध्यम से क्या कर सकते हैं, समास की पहचान कर सकते हैं। तो द्विगु समास में अब देखिए इसमें क्या होता है, इस समास में पहला पद क्या होता है, द्विगु समास में इस समास में पहला पद क्या होता है, इस समास में, ठीक है, इस समास में क्या होता है, पहला पद हमारा क्या होता है, संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक, ठीक है, संख्यावाचक होता है। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ आपको इस समास में संख्या का बोध कराया जाता है, ठीक है, संख्या का बोध होता है, संख्या का क्या होता है, बोध होता है। तो बिल्कुल जैसा कि हमने बताया कि द्विगु समास में क्या होता है, ठीक है, द्विगु समास में, इस समास में पहला पद क्या होता है, संख्या होती है, अर्थात यहाँ पे आपको संख्या के समूह का, यहाँ पे क्या किया जाता है, संख्या के समूह का, ठीक है, समूह का क्या होता है, बोध कराया जाता है, ठीक है। जैसे आपके सामने हमने यहाँ पे दे दिया शब्द पंच, ठीक है, रत्न, ठीक है। अब देखिए इसमें पंचरत्न, तो अर्थात आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पे 5 रत्नों का समूह, ठीक है, 5 रत्नों का समूह, ठीक है, 5 रत्नों का समूह, अर्थात ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा द्विगु समास। अगर ऐसे आपके सामने परीक्षा प्रश्न पत्र में ऐसे शब्द देते हैं, पूछता है कि पंचरत्न, ठीक है, पंचरत्न में कौन सा समास है, तो आप क्या कह सकते हैं उसे, द्विगु समास, ठीक है। तो केवल यहाँ पे संख्याएं ही दी रहती हैं, ठीक है। जैसे आपके सामने शब्द दिया रहेगा नवग्रह, ठीक है, नवग्रह हो गया, नवरत्न हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब आपके द्विगु समास होते हैं, ठीक है। नवग्रह हो गया यानी कि 9 ग्रहों, ठीक है, 9 ग्रहों का समूह, ठीक है। यहाँ पे जब भी आप इसका क्या करेंगे, समास विग्रह जब इसका आप करते हैं, जब इसके बारे में जानकारी लेते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपको संख्या का क्या होता है, बोध होता है, ठीक है, संख्या उसमें दिया रहता है, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, वहाँ पे आपका क्या होगा, द्विगु समास होगा, ठीक है। वैसे ही आपके सामने नवरत्न, तो यहाँ पे क्या आपका हो सकता है, जैसे पंचरत्न है, ठीक है, वैसे ही नवरत्न है, यानी कि 9 रत्नों का समूह, ठीक है, 9 रत्नों का समूह।
तो यहाँ पे हमने देखा अव्ययी भाव समास देखा, तत्पुरुष समास देखा, कर्मधारय समास देखा, द्विगु समास देखा। अब हमारा समास कौन सा है? अब हमारा समास है बहुव्रीहि समास। ठीक है, पांचवा क्या है हमारा? बहुव्रीहि समास। तो जैसा कि यहाँ पे हमने बताया कि इस समास में क्या होता है, इस समास में संख्यावाचक, ठीक है, संख्या का बोध होता है। तो बिल्कुल आप ट्रिक के माध्यम से ऐसे अगर समास की पहचान करने के लिए परीक्षा प्रश्न पत्र में आता है तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा पांचवा क्या है? पांचवा है समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास। इसमें क्या होता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्रिक, अगर ट्रिक के माध्यम से आप इसमें देखते हैं तो इसमें क्या देता है, इसमें इसकी परिभाषा, ठीक है, क्या होती है। जैसे इसमें हो गया देवी, देवताओं। ठीक है, चलिए पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या होती है बहुव्रीहि समास की, कि इस, ठीक है, बहुव्रीहि समास में, बहुव्रीहि समास में प्रयुक्त दोनों पद, ठीक है, इस समास में, इस समास में क्या होता है, दोनों पद। ठीक है, दोनों पद, इस समास में दोनों पद के अलावा, ठीक है, तीसरे पद की क्या होती है, प्रधानता होती है। ठीक है, इसमें दोनों पद की तो प्रधानता रहेगी। ठीक है, दोनों पद के अलावा, ठीक है, के अलावा क्या होता है, तीसरे पद की भी प्रधानता होती है। तीसरे पद की प्रधानता क्या होती है, तीसरे पद की प्रधानता होती है। तो इस पद में तीसरे पद की भी प्रधानता होती है। तो अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि इस समास में दोनों पद के अलावा क्या होता है, तीसरे पद की क्या होती है, प्रधानता होती है। अब देखिए जब इसमें तीसरे पद की प्रधानता होती है, ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आप जो है, इसमें कौन कौन से आपके, इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं आपके, जैसे हमने यहाँ पे बताया, जैसे हमने यहाँ पे बताया कि इसमें क्या होंगे आपके, ट्रिक के अगर माध्यम से आप देखना चाहते हैं। ठीक है, ये तो आपका यहाँ से प्रश्न बनता है कि किस समास में, ठीक है, किस समास में दोनों पद के अलावा तीसरे पद की प्रधानता होती है। जैसे अगर ऐसे आपके सामने परीक्षा प्रश्न पत्र में ये प्रश्न करता है कि किस समास में दोनों पद के अलावा, ठीक है, किस समास में दोनों पद के अलावा तीसरे पद की प्रधानता होती है, तो आप क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास में। ठीक है, और इसमें जैसे हमने बताया कि ट्रिक के माध्यम से, तो ट्रिक के माध्यम से आपका क्या होगा, जैसे इसमें देवी देवताओं के नाम, ठीक है, देवी देवताओं, ठीक है, देवी देवताओं के नाम और पर्यायवाची, ठीक है, पर्यायवाची शब्द, ठीक है, देवी देवताओं के नाम, पर्यायवाची शब्द, शब्दों के समूह। ठीक है, ठीक है, शब्दों के समूह के लिए, शब्दों के, ठीक है, पर्यायवाची शब्दों के समूह के लिए एक शब्द, ठीक है, एक शब्द। तो अगर ऐसे आपके सामने देवी देवताओं के नाम, पर्यायवाची शब्दों समूह के लिए एक शब्द, ठीक है, अगर ऐसे आते हैं तो आप क्या कह सकते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कह सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके सामने यहाँ पे शब्द बनता है, क्या बनता है, त्रिनेत्र। ठीक है, त्रिनेत्र। अब देखिए यहाँ पे जैसे अगर ऐसे शब्द दिया हो, पूछे कि त्रिनेत्र कौन सा, इसमें क्या समास है, तो आप इसकी पहचान कैसे करेंगे, तीन, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, तीन नेत्रों वाले, ठीक है, तीन नेत्रों वाले, नेत्र का मतलब क्या होता है, आंख। ठीक है, आंख, तीन नेत्रों वाले। तो इसका तीन नेत्रों वाले कौन होते हैं, शंकर जी, या फिर उसे आप जो है उन्हें क्या कह सकते हैं, शिव जी,
महादेव, ठीक है, बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। तो यहाँ पे हमारा कहने का तात्पर्य यही है कि इस समास में दोनों पद के अलावा क्या होता है, तीसरे पद की समान प्रधानता होती है। जैसे यहाँ पे हमने त्रिनेत्र लिखा, तो तीन नेत्र, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दूसरे पद की भी प्रधानता यहाँ पे आपको, ठीक है, दिख रही है। तो बिल्कुल जैसा कि हमने यहाँ पे त्रिनेत्र देखा। अब देखिए जैसे एक और शब्द है यहाँ पे लंबोदर, ठीक है, लंबोदर। अब देखिए यहाँ पे लंबोदर का अर्थ क्या होता है, ठीक है, लंबा है, ठीक है, लंबा है उधर जिसका, ठीक है, लंबा है उधर जिसका, कौन है, गणेश जी, ठीक है, लंबा है उधर जिसका, कौन है ये, गणेश जी, ठीक है। जैसे अब आपके सामने दे देता है शब्द 10 मुख, ठीक है, 10 मुख। अब यहाँ पे 10 मुख जब आपके सामने ये शब्द देता है और पूछता है कि इसमें कौन सा समास है, तो आप क्या कर सकते हैं, 10 मुख हैं जिसके, ठीक है, 10 मुख हैं जिसके, अर्थात 10 मुख किसके थे, रावण, ठीक है, 10 मुख किसके थे, रावण। चलिए पांचवा हमने देखा बहुब्रीहि समास, एक दो और इसमें देख लेते हैं, ठीक है, एक दो और उदाहरण देखते हैं ताकि आपको अच्छे से आपको समझ में आए, ठीक है। जैसे आपके सामने यहाँ पे एक और शब्द देता है चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज। अब इसका अगर आप समास विग्रह करते हैं तो क्या होगा, 4 हैं भुजाएं, 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात 4 हैं भुजाएं जिसकी, कौन है, विष्णु जी, ठीक है। तो कभी भी अगर आपसे ऐसे प्रश्न बनता है, अगर कभी भी आपसे अगर ऐसे प्रश्न करता है, ठीक है, कि बहुब्रीहि समास, ठीक है, तो उसमें आप क्या देखना है, उसमें आपको देखना है कि दोनों पद के अलावा क्या होता है, तीसरे पद की भी प्रधानता होती है। तो बिल्कुल अगर इससे समास से अगर आपके सामने प्रश्न बन आता है तो आप उसमें गलती ना करें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बहुब्रीहि समास में, कि इसमें होता है आपका कि सबसे पहले आप ये देखिएगा कि जिस समास, ठीक है, समास में बहुब्रीहि समास की पहचान करने के लिए हमने यहाँ पे आपको उदाहरण दिया कि इसमें क्या होता है, दोनों पद के अलावा तीसरे पद की क्या होती है, प्रधानता होती है। तो जब तीसरे पद की इसमें प्रधानता थी तो हमने आपको वहाँ पे बताया कि देवी देवताओं के नाम, ठीक है, कुछ पर्यायवाची शब्द। अब देखिए अब छठवां हमारा कौन सा समास है, छठवां हमारा समास है द्वंद्व समास, ठीक है। छठवां हमारा समास क्या है, द्वंद्व समास, अंतिम समास है ये। समास के भाग जो थे हमारे कितने थे, शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, दो शब्दों के मेल से जब, ठीक है, पहले तो आप इसकी परिभाषा अच्छे से देखिएगा कि जब दो शब्दों के मेल से, ठीक है, जब दो शब्दों के मेल से, ठीक है, जब दो शब्दों के मेल से क्या होता है, एक नए शब्द का, ठीक है, एक नवीन अर्थात नए शब्द का क्या होता है, निर्माण होता है। जब दो शब्दों के मेल से, ठीक है, जब दो शब्दों के मेल से एक नए शब्द का निर्माण होता है तो वहाँ क्या होता है, वहाँ समास होता है, ठीक है। और संधि में क्या होता है, संधि में दो वर्णों के मेल से, ठीक है, ज़्यादा इसमें दिक्कत ना हो आप लोगों को, ठीक है। तो संधि की क्लास जब हमारी चलेगी तो वो हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पे आप जो है समास और संधि इसकी परिभाषा क्या है, अलग अलग है, ठीक है। संधि में क्या होता है, दो वर्णों का मेल होता है, ठीक है, दो वर्णों का मेल होता है, ठीक है।
तो समास में दो शब्दों का मेल होता है और संधि में क्या होता है, दो वर्णों या व्यंजन कह सकते हैं आप, व्यंजन का मेल होता है। ठीक है, तो चलिए हमारा लास्ट क्या था, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की परिभाषा क्या होती है? ठीक है, द्वंद्व का आशय होता है जोड़ा। ठीक है, द्वंद्व का आशय क्या होता है इसका, जोड़ा। ठीक है, द्वंद्व का आशय होता है जोड़ा। द्वंद्व का आशय, ठीक है, आशय क्या होता है, द्वंद्व का आशय क्या होता है, जोड़ा। जब कभी भी आपको जोड़ा शब्द दिखे, ठीक है, द्वंद्व का आशय क्या होता है, जोड़ा। जब कभी भी आपको जोड़ा शब्द दिखता है तो आप क्या करते हैं वहां पे, द्वंद्व समास। ठीक है, तो द्वंद्व समास की यही पहचान होती है कि बीच में क्या होता है, बीच में ऐसे चिन्ह लगा रहेगा। ठीक है, तो जब विराम चिन्ह हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में, चिन्हों के बारे में भी हम, उससे भी एक क्लास हमारी चलेगी। तो यहाँ पे जब ऐसे चिन्ह लगा रहे तो आप इसे क्या कह सकते हैं, योजक चिन्ह। ठीक है, क्या कह सकते हैं, योजक चिन्ह। अब देखिए, जब भी, बस यहाँ ट्रिक आपको बस इतना ही देखना है। ठीक है, ट्रिक आपके लिए बस इतना ही बनता है कि पहले तो शब्द क्या रहे, जोड़ा। ठीक है, पहले तो शब्द आपके सामने क्या रहता है, जोड़ा। ठीक है, शब्द क्या रहेगा, जोड़ा। और दूसरा ट्रिक क्या है, पहला ये आपके सामने रहेगा, शब्द जोड़ा रहेगा। और दूसरा क्या रहेगा, दूसरा रहेगा कि ये आपका योजक चिन्ह। ठीक है, आपका ये योजक चिन्ह बीच में लगा रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि आपके सामने शब्द देता है रात दिन। ठीक है, रात दिन, तो ये क्या है, अगर ऐसे प्रश्न बनता है कि रात दिन, ठीक है, माता, पिता, भाई, बहन, ठीक है, फूफा, फूफी, मौसा, मौसी, तो ये सब जो अगर ऐसे शब्द देते हैं तो आप इसे क्या कह सकते हैं, आप इसे क्या कह सकते हैं, द्वंद्व समास। यहाँ भी बीच में अगर योजक चिन्ह लगा हो तो आप क्या कह सकते हैं वहाँ पे, द्वंद्व समास। ठीक है, तो ये रहा आपका समास। तो समास के बारे में हमने सब भाग देखे, बहु अव्ययी भाव से लेकर के और द्वंद्व समास तक। अगर आपको समास से कुछ भी परेशानी होती है, डाउट्स होता है, तो वो आप हमारे टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ करके आप डाउट्स के प्रश्न क्लियर कर सकते हैं, समास के प्रश्न क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वॉच कीजिए। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।